जी नमस्कार। आज का विषय लेते हैं। आज चुनाव का अंतिम चरण है, 7वां चरण है और पूर्वांचल के कुछ जिलों की 56 सीटों पे आज चुनाव संपन्न हो जाएगा और अब प्रतीक्षा रहेगी 10 मार्च की अंतिम परिणामों की। और उससे पहले लोग अभी अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हमारे एक मित्र महोदय हैं, यादव जी हैं, लेकिन हैं प्रो बीजेपी। तो उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए मुझसे कंफर्म करना चाहा कि यार क्या रहेगा, यहाँ तो लोग जो है वो सपा वालों की सरकार बनवाए दिए रहे हैं। तो इस क्रम में मेरा मानना ये है कि मीडिया का एक धड़ा लेफ्ट लिबरल वाला, उसमें आपकी न्यूज़ लॉन्ड्री वाले हैं, क्विंट वाले हैं, प्रिंट वाले हैं, बायर वाले हैं, NDTV है और सत्यहिंदी.com है। और कुछ 2014 से इसके अतिरिक्त में 2014 से बेरोजगार हुए कुछ पत्रकार, जिन्हें कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई जगह नहीं मिल पा रही है, वो ये चुनाव के पहले से ही जो है वो इस तरह से स्थिति को पेश कर रहे हैं मानो कि पूरा प्रदेश और प्रदेश के अलावा ऑल ओवर इंडिया कि पूरी जनता जो है वो इस समय एंटी बीजेपी हो गई है। उनके हिसाब से तमाम सारे कारण हैं। कोरोना की अव्यवस्था है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन ये मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि पूरा विपक्ष और पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह और उसका पूरा इकोसिस्टम इन मुद्दों को अपने चुनावी कार्यक्रम में जिस गंभीरता के साथ, जिस दृढ़ता के साथ जनता के समक्ष उठाना चाहिए, उनके बीच में रखना चाहिए, उसमें बिल्कुल असफल है। और इसलिए दूसरी तरफ मेरा मानना है, और बहरहाल मैं कोई न तो चुनावी विश्लेषक हूँ, न किसी का विषय विशेषज्ञ हूँ, न किसी चुनावी गणित का जानकार हूँ। मेरी जानकारी बस इतनी से है, जो मेरे आसपास का क्षेत्र है, मेरी अपनी विधानसभा है, मेरे ज़िले की जो चारों विधानसभाएं हैं उनका, और अभी पिछले दिनों में शायद उस समय पहला चरण हो रहा था, तो मैं पूर्वांचल भी गया था। मोस्टली इसीलिए गया था चुनावी माहौल को जांचने परखने। तो उसमें मैंने वहाँ पे जिन जिन लोगों से बातचीत हुई, वहाँ पे मैंने पाया कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ वो जो समीकरण चलता आ रहा है यम-बाई वाला, उस यम-बाई समीकरण को छोड़ के कोई तीसरा व्यक्ति या जाति या संप्रदाय वाले इस सरकार के विरोध में बात नहीं कर रहे हैं। बहरहाल उनकी कुछ असंतुष्टियां हैं, कुछ नाखुशी हैं इस सरकार से, लेकिन वो नाखुशी इस हद तक नहीं है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने अपनी बातचीत में लोगों से पाया, वो कि मतलब सरकार के विरोध में जाके वोट करें। तो उसका कारण है कि
उन्हें वो पिछला दौर जो 12 से 17 के बीच का रहा अथवा उससे पहले वाले जो लोगों के कार्यकाल रहे, जैसी सरकारें चली, जैसा शासन प्रशासन चला, वो सब लोगों को आज भी याद है। और याद ही नहीं, बाखूबी याद है। मोस्टली ये पिछला वाला जो 12 से 17 का समाजवादी सरकार रही है, उसका तो हर व्यक्ति को उस समय क्या होता था, किस तरह से शासन प्रशासन चलता था, बाद में की बात में छोटी छोटी बातों पर कितना भेदभावपूर्ण शासन प्रशासन के द्वारा होता था। और अब मैं ज़्यादा जाति विशेष या संप्रदाय विशेष का तो उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, बस संकेत में इतना ही है कि हर स्तर पे आम जनता से भेदभाव की स्थिति रहती थी। एक वर्ग विशेष के लिए, जात विशेष के लिए ट्रीटमेंट अलग होता था, शेष जो भी बचते थे उनके लिए ट्रीटमेंट और व्यवहार पूरे शासन प्रशासन का, सरकार का, नेताओं का अलग रहता था, भेदभावपूर्ण। तो मेरे हिसाब से जो मेरा आकलन है मोटा मोटी, उसके अनुसार सपा वाले का जो एक जो प्रचलित समीकरण है एम/y वाला, वो तो है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो 100% है, उसमें भी बंटवारा है। दूसरा, एम/y मतलब नॉन एम/y वाले लोग कुछ 1% टोटल का कुछ 1% दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो सकता है। जहाँ तक मैंने स्थितियों का आकलन किया, लोगों से बातचीत हुई, हमारे जो आसपास का माहौल है, लोगों की जो बात है, उनका पक्ष है, उसके अनुसार तो मेरे हिसाब से सपा जो है वो वही उसका करीब 19% बाई वाला फैक्टर है, और शायद 8 या 9% नहीं 19% एम वाला फैक्टर है, और 8 या 9% जो है वो बाई वाला प्रतिशत है। तो कुल मिला के होता है 9, 8, 17 करीब 27%। और 3% टोटल वोट का उन्हें मेरे हिसाब से मैं और देता हूँ। तो उनका जो टोटल वोट प्रतिशत होना चाहिए मेरे हिसाब से 30% होना चाहिए। शेष में जितना भी जाति, मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय बसता है, वो सारा बटोरा जो है बीजेपी के पास में है। उसमें भी एक जो एक लाभार्थी वर्ग सरकार की जो नीतियां थीं उसके द्वारा एक लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ, तो वो हर जाति, संप्रदाय, मत, मजहब से आता है बिना किसी भेदभाव के। तो उसके इन सब का आकलन अगर किया जाए तो बीजेपी के पास में मेरे हिसाब से वोट शेयरिंग होनी चाहिए करीब करीब 42 से 45%। और यदि सीट्स के रूप में बताया जाए तो मेरे हिसाब से पिछले रिकॉर्ड को तोड़ना चाहिए, और तोड़ना नहीं चाहिए तो उसको मेंटेन तो रहना ही चाहिए हर हाल में। यदि जो लोग ऑन कैमरा या सामने बाई फेस जिनसे बातचीत होती है, यदि वो झूठ नहीं बोलते हैं तो मेरे हिसाब से नो डाउट बीजेपी 350 के आंकड़ा के आसपास उसको रहना चाहिए। और ये जो कुछ तथाकथित विश्लेषक और विद्वान और मीडिया का एक धड़ा जो माहौल बनाने में लगा हुआ है चुनाव के पहले से, और अब आज पूरा का पूरा चुनाव संपन्न हो जाएगा, तो उनके लिए तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि 10 मार्च को अगर वो इस अपनी सरकार बनाने का इतना गंभीरता के साथ दावा नहीं करेंगे,
इतनी दृढ़ता के साथ दावा नहीं करेंगे तो 10 मार्च को मेरे हिसाब से जो आने वाले परिणाम हैं उसे देखकर वो ये कैसे कहेंगे कि ईवीएम हैक नहीं हुई है। और जो है वो बीजेपी ने कुछ इस हिसाब से, मतलब मोदी साहब ने सारा ईवीएम हैक कर लिया, वोट डाला गया साइकिल पे लेकिन पहुंच गया फूल पे। तो उनका ये दावा आने वाले समय अर्थात 10 मार्च के लिए वो इस हिसाब से करते हैं, क्योंकि वो जो हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे कि अपने कर्मों के हिसाब से मान लो उन्होंने पिछले समय में क्या किया, वो तो समझने को राजी है नहीं। 2014 से नहीं समझ पा रहे हैं लोग, तो उसे समझना नहीं है तो हार का ठीकरा फोड़ेंगे किस पे। तो वो हार का ठीकरा फोड़ने के लिए अपने झूठे दावों को भी इतना मजबूती और दृढ़ता के साथ रख रहे हैं जिससे कि उतना ही मजबूती से ये दावा कर सकें कि 10 मार्च को ईवीएम हैक हो गई और वोट जो है वो साइकिल को पड़ा लेकिन चला गया कमल में। तो आज के निष्कर्ष रूप में यही है कि अब 10 मार्च को देखना होगा कि क्या परिणाम आते हैं। और मेरे हिसाब से तो मेरा तो आकलन परफेक्ट है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर 10 मार्च को क्षमा भी मांगेंगे कि शायद मेरा अपना आकलन सही से नहीं हो पाया, मैंने लोगों को सही से नहीं समझ पाया। तो आज के लिए फिर इतना ही, धन्यवाद।